सर, भारत एवं भारत जैसे अन्य देश जो कि विकसित है और विकासशील दोनों हैं, इन देशों में नस्ल भेद जैसी समस्याएं आज भी उपस्थित है। तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए कुछ समाधान हम कर सकते हैं? एक तो आपने बोल दिया कि समस्या है, तो ये तो कंक्लूड कर दिया कि समस्या है। इस पे मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि समस्या नहीं है। आपका प्रश्न ये दिखाता है कि समस्या वाकई में है, और जब प्रश्न पूछा जाए तो ये क्लियर होता है कि समस्याएं प्रेवलेंट हैं, और समस्याएं हैं तो कुछ कारण होंगे, कुछ कारण हैं तो निवारण भी होंगे, और कुछ निवारण ऐसे भी होंगे जिससे समस्या दोबारा ना आए। इन कारणों पर चर्चा थोड़ी जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या रहने दी जाए, वो इतनी गंभीर ना हो? लेकिन जब प्रश्न उठता है तभी उठता है कि जब समस्याएं गंभीर हो गई, सिर से पानी निकलने की बारी आ जाए, गर्दन से ऊपर आ जाए, तो आदमी जागता है, नहीं तो जागती नहीं है। तो जैसे दुनिया विकसित होती है, आदमी प्रकृति में प्रयोग करता है, और प्रकृति आदमियों के द्वारा प्रयोग करती है। बहुत पुरानी कहानी है। अब्राहिम, जैसे क्रिश्चियन अब्राहिम बोलते हैं, मुस्लिम इब्राहिम बोलते हैं, कहना चाहिए इन दोनों धर्मों के आदि पुरुष ज्यूस। इनको एक बार दरबार में एक आदमी आया, और दरबार में आके बोला, आप कौन? तो इब्राहिम ने कहा, मैं यहाँ का राजा। नहीं नहीं, तुम कैसे राजा हो सकते हो? नहीं, इब्राहिम ने कहा, मैं राजा हूं। उन्होंने नहीं, 25 बरस पहले आया था, इस सीट पे कोई दूसरा बैठा था, वो बोलता था वो राजा है। तो इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पापा थे, उन्हें उसके 25 साल पहले बोला था, दूसरा आदमी था, उसने भी बोला था कि मैं राजा हूं। तो इब्राहिम ने कहा, वो मेरे दादा थे। अच्छा, वो राजा थे, अब ये राजा हैं, अब तुम हो राजा। अच्छा, तो तुम्हारा राज्य है? इब्राहिम ने कहा, हाँ। तो 25 साल बाद आएंगे तो तुम मिलोगे? हो सकता है मेरा बेटा मिले। ये बात इब्राहिम को खलती रही। फिर एक दिन इब्राहिम सो रहे थे, और छत पे चलने की आवाज आई ऊंट के। तो इब्राहिम ने आवाज दी, कौन है? तो ऊपर से आवाज आई कि मैं हूं, भूल गए, आपके दरबार में आया था। तो इब्राहिम ने कहा, यहां क्या कर रहे हो? बोले, ऊंट चरा रहा हूं। बोले, महल की छत पे ऊंट चरा रहे हो, ये कोई जगह है? तो जवाब आया, तुम भी तो महलों में शांति खोज रहे हो, ये कोई जगह है शांति खोजने की? और कहते हैं इब्राहिम दुखी हो गए और शहर महल छोड़ दिया, शहर के किनारे बस गए। फिर बड़ी समस्या हुई, लोग उनसे पूछते हैं कि बस्ती में जाना है तो मरघट का रास्ता बता देते, और कभी मरघट का कोई पूछे भूला भटका तो उस शहर का रास्ता बता देते, बस्ती का। और लौट के आते लोग गाली देते, ये क्या बता दिया, वहां तो मरघट था, और जहां मरघट बताया वो बस्ती थी। तो इब्राहिम कहते, देखो, ये जो जगह तुम बता रहे हो ना, यहां लोग बस गए, हमने कभी हिलते हुए नहीं देखा, एक बार बस गए वहीं बसे। और जो तुम शहर कह रहे हो वहां लोग रोज मरते हैं, तो जहां मरेंगे वही तो मरघट होगा। मरघट के पे भी बस्तियां बसती हैं, घूरों के भी दिन फिरते हैं। तो जिन रेसेस को लोग पूछते नहीं थे, उनके भी राज करने के दिन आते हैं। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे बहुत सारे शमशान घाट पे अस्पताल बन गए हैं, बहुत मरघटों पे पार्क बन गए हैं।
ऐसे ही दुनिया में उन नस्लों को जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जो स्वयं भी पूछवाते नहीं थे, अगर 3000 वर्षों का आप इतिहास जो रिटन है, उसके पहले का तो दिखता नहीं है, तो पूरा यूरोप और पूरा इंग्लैंड 1000 वर्ष पहले से दिखना शुरू हुआ। और अमेरिका की तो खोज ही कोलंबस ने 1498 में की, कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो नस्ल की सुपीरियरिटी एक दिखाते हैं, वो 1000 या 500 वर्ष की। कुछ कहते हैं कि जीवन अफ्रीका से आया और पूरे अफ्रीका में लोग फैले, वो अपनी सुपीरियरिटी के गुण गाते हैं। कुछ कहते हैं कि जीवन अरब से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैला, वो अरबिक की सुपीरियरिटी गाते हैं। लेकिन नस्ल की सुपीरियरिटी कैसे डिक्लेयर होगी? अगर सुपीरियरिटी है तो कुछ पैरामीटर्स पे उसको खरा उतरना होगा। फिजिकल प्रोग्रेस, एंड्योरेंस, बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य शरीर में, एटमॉस्फेरिक चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंटल लेवल और मेटाफिजिकल लेवल, ये कुछ सुपीरियरिटी के कारण दिखाई दे सकते हैं कभी भी। दूसरे होते हैं कि उन लोगों ने क्या विकसित किया, विज्ञान, संगीत, नृत्य, जो भी चीजें हैं। डिटेल में ना जाते हुए हालत यह है कि अमेरिका में सफेद चमड़ी के परिवारों में यह दहशत होती है कि कहीं जवान लड़की उनकी किसी काले को ना पकड़ लाए। और ये अमेरिका में लगभग हर परिवार में जो वाइट हैं उनमें ये चिंता है। ये ब्लैक्स में चिंता नहीं है कि किसी वाइट को पकड़ लाएगी लड़की। और पूरी दुनिया में ये चिंता रहती है कि यार भारत जा रहे हो, कहीं साधुओं के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो एक फिजिकल प्रोग्रेस में ब्लैक्स, और जो मेटाफिजिकल है उसमें इंडिया के साधु संत। तो मैस्लो की जो नीड बेस्ड है, फिजिकल से स्पिरिचुअल तक, उसमें दोनों में कहीं किसी रेस का नाम पूरी तरह से नहीं आता। सब चीजों की जरूरत है। अब आप कहो कि कौन सा कुत्ता स्मार्ट है? जो घर में सफेद पालते हैं वो, लेब्राडॉग या स्निफर डॉग या शेफर्ड, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। हम जबरदस्ती सुपीरियरिटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। भारत में एक बहुत पुराना किस्सा आता है कि अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लाइक ऑक्टोपस, एक ब्राह्मण के बेटे थे। तो एक बार उनकी माँ ने कहा कि जाओ पापा को बुला लाओ। तो पता लगा कि पापा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो अष्टावक्र वहां पहुंच गए, और जैसे ही अष्टावक्र वहां पहुंचे तो जितने शास्त्रार्थ कर रहे थे वो जोर से हंसे अष्टावक्र को देख के, और काफी देर उनके टेढ़े वेढ़े शरीर को, उनकी खराब स्किन को देख के हंसते रहे। जब वो चुप हुए हंसना, उसके बाद अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया, और काफी देर अष्टावक्र हंसते रहे। उसके बाद राजा जनक ने पूछा कि बालक, इनका हंसना तो मुझे समझ में आया, लेकिन तुम्हारा हंसना मुझे समझ नहीं आया, क्या कारण है? तो अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, ये तो मेरे टेढ़े वेढ़े शरीर को, स्किन को देख के हंसे, चमड़ी को देख के हंसे, जो आपको समझ में आया। मुझे हंसी बात में इस पे आई
कि इन चमड़े के व्यापारियों से आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जो चमड़ी के नीचे जाते ही नहीं है। चीजें चमड़ी के नीचे हैं। एक जवान स्किन बूढ़ी हो सकती है। कल इब्राहिम के बापू का राज था, दादा का राज था, कल उनके बच्चों का राज हो सकता है। ये चीजें पलटती रहती हैं। ऐसे में जो आज राजा हो जाए वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, तो उसे कहीं डर है कि कहीं छिन ना जाए, इंफीरियरिटी में ना आ जाए। और ये कारण है कि आप इसको बढ़ाते हैं। अष्टावक्र जो हंसे, उसके बाद राजा जनक ने उन्हें गुरु बनाया अपना। और जो भारत में अष्टावक्र गीता है वो उन्हीं के द्वारा कही गई है। तो चमड़े के व्यापार से ऊपर उठने की जरूरत है, तब चीजों पे पहुंचोगे। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि ये दुनिया में इतने बंधन हैं, हम स्वतंत्र कैसे होंगे, फ्रीडम कैसे होगी। तो कहते हैं कि अष्टावक्र ने एक खम्बा पकड़ा जोर से और बोले मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। एक खम्बा ऐसे पकड़ा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो राजा जनक बोले कि तुम स्वयं तो पकड़े हुए और छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि हम ही बंधनों में बंधे हुए हैं, अदरवाइज तो हम फ्री ही हैं। हमको कोई बंधन बांधे हुए नहीं है, हम स्वयं परेशान हैं। फ्रीडम इज अवेलेबल। लेकिन यही बात जब पैगंबर मोहम्मद से पूछी उनके शिष्य ने कि हम फ्री हैं कि नहीं हैं, तो पैगंबर मोहम्मद ने खम्मा नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा अपना एक पैर उठाओ। शिष्य ने एक पैर उठाया, बोले अब दूसरा उठाओ। बोले हम तो गिर पड़ेंगे। तो पैगंबर साहब ने कहा इतने ही फ्री हैं, एक पैर तुम अपनी मर्जी से उठा सकते हो, दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। अगर दूसरा उठाओगे तो गिर पड़ोगे। हम पहला कदम सही उठाए, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा मार्ग सूफियत की तरफ जाए, संतत की तरफ जाए, और नहीं तो शैतानियत की तरफ जा सकता है। रास्ता वहीं से हो जाएगा, जिम्मेदारी वहीं से आ जाएगी। यहां इमर्सन से पूछा कि आप फ्री हो? बोले हाँ। आपका तो कोई चेला ही नहीं दिखाई देता, कैसा पाठ पढ़ाते हो? इमर्सन वेस्टर्न फिलोसफर बोलते देखो, चेले का रखना ये दिखाता है कि हमने उनको फ्रीडम का पाठ ढंग से नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि हमको लोग सुनने वाले नहीं आए। हम 25 बरस से शिक्षा दे रहे हैं, उसमें राजा से लेकर रंक तक सभी हैं, लेकिन हम पाठ ही फ्रीडम का पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ने के बाद सब चले जाते हैं। इसलिए दरबारियों की भीड़ नहीं लगती है, चेलों की भीड़ नहीं लगती है, और दिखता है कि हम खाली हैं। अगर आप जागरूक नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, तो ये खालीपन परेशान करता है। इसलिए जो सिखाने वालों ने कहा कि नहीं, पूरा नहीं सिखाना है, चैतन्यता नहीं देनी है, फ्रीडम नहीं देनी है, करेक्टर देना है, चरित्र दे दो, कुछ सिखाओ, कुछ बचा के रखो। और चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई पूरे पूरब में। और 2000 साल तक, 2500 साल तक लोग बेवकूफ बनाते रहे। बुद्ध जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनके चेलों ने उनकी इतनी मूर्तियां बनाई कि इस्लाम धर्म में बुद्ध से बुत हो गया, मूर्ति का नाम ही बुद्ध कर दिया, और बुत परस्ती मना कर दी, मूर्ति पूजा मना कर दी। तो आप फ्रीडम का पाठ शायद ढंग से नहीं पढ़ा पाए।
और आज भी कमोबेश पूरे भारत में जितने साधु संत तुम्हें बाजार में दिखाई देते हैं, जितने प्रीचर, जितने पॉलिटिकल लीडिंग आउटफिट के पीछे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेक्टर बिल्डिंग पे जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको फिर हाँकना आसान होगा, उनको बेवकूफ बनाना आसान होगा। और ये जब तक प्रक्रिया चलती रहेगी, नस्ल भेद क्या, कोई भी भेद परेशानी डालता रहेगा, चाहे जात पात हो, चाहे दूसरी चीजें। चेतनता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, जागरूकता जरूरी। बुद्ध ने बोला जरूर अपो दीपो भवा, बट उनके चेले शायद ये कवायद नहीं कर पाए। हालत यहां हुई कि शंकराचार्य जब आए, उस समय बोला जाता था कि बुद्ध के चेले बुद्धू आ रहे हैं, क्योंकि आप चेतनता शायद आपके चेलों को ट्रांसफर नहीं कर पाए। और आज पूरे धर्म जो भी भारत में है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सब चरित्र निर्माण पर लगे हुए हैं। इन चीजों को देख के वेस्टर्न फिलॉसफर बोले यार ये तो अच्छा है, मशीन की तरह हो गए। आप एक पत्थर मारो एक रिएक्शन, प्यार करो दूसरा रिएक्शन, गाली दो तीसरा रिएक्शन, दे कैन इजीली बी फोरकास्टेड। तो आपके ही नियमों से अतिथि देवो भवा, आपके नियमों से आपको गुलाम बनाया, और पूरी दुनिया को बनाना है, वनरेबल है, तो मशीन की तरह बना दो आदमी को। और तब भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो मशीन ही बना दो, आदमियों को ट्रांसफर ही कर दो। ये कवायद चली, और फिर मशीनों के बल पे आप युद्ध लड़ो, मनोविज्ञान की तरह से आप युद्ध लड़ो, दुनिया पर आज आसान हो जाएगा। आपको लगता है कि इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग सारे युद्ध चाहते? नहीं, सारे लोग नहीं चाहते। बहुत थोड़ा सा तबका होगा जो इसमें मजे लेता होगा, रस लेता होगा, या उससे एंजॉय करता है पैसे से, और वो बाकी सबको मैकेनाइज कर रखें। दिक्कत क्लैरिक्स में ये है कि आप जब वो पैसा खाते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और आप भी उनके आगे पीछे घूमने लगते हो। भीष्म पितामह के अंतिम समय में सारे पांडव और उनके पास कृष्ण द्रौपदी गए, और भीष्म पितामह ने राज्य चलाने का कुछ नियम बताए। तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते हुए देख के बोले कि तुम शायद उस समय के लिए हंस रहे हो। बोले जाहिर है, द्रौपदी ने कहा। तब भीष्म ने कहा कि अगर दुष्ट राजा अधर्मी राजा का अन्न बुद्धिमान खाते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और आज जब शरीर में बिल्कुल खून नहीं बचा तो मैं सत्य बात बोल पा रहा हूं। तो जो लोग उनकी चमक धमक में R&D सेंटर में काम कर रहे हैं, प्लानिंग में कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और शैतानियत को बढ़ाने में ही काम आएंगे आप आगे। चीजें ज्यादा गंभीर हैं आज। हम थोड़ा भारत का उदाहरण लेंगे कि भारत में 200 साल करीब ब्रिटिश हुकूमत के बाद आज भी मानसिक रूप से कोई सफेद चमड़ी वाला आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी आ गया, चाहे वो बोस्निया हर्जगोविना से हो, चाहे वो आपसे मदद मांगने आया हो, और उसके सामने अपना ज्ञान बखारने लगते हैं। कोई काला आ जाए तो उसके सामने आप अपना ज्ञान बखारते हो कि हम होशियार हैं। नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, सदर्न और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा थोड़ा भेद है और एक दूसरे पे सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसलिए है कि आप करेक्टराइज्ड हैं, आंखें नहीं खुली।
दुनिया में जो नस्लों का सुपीरियरिटी का कंपटीशन हुआ, उसकी आज हालत अगर हम तुम्हें बताएं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दिखाया पहले कि अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है और पेटेंट्स की बात है, तो जापान के पेटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। दे हैव बीटन द वाइट्स, द जर्मन, द स्विट्जरलैंड एंड ऑल। उसके बाद चाइना आया। 40 साल में आपने दुनिया की रंगत बदल दी। तो सुपीरियरिटी के कुछ कारण होंगे। उन कारणों में फिजिकल, मेटाफिजिकल, एंड्योरेंस। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे देखें, गायन, डांस, तो गायन में पहले रैप, फिर दूसरे, फिर रिफाइनमेंट आएगा, फिर क्लासिकल आएगा। डांस में ब्रेक डांस से शुरू होगा, फिर क्लासिकल डांस होगा। तो जो रिफाइनमेंट जहां है वो ज्यादा आगे की सभ्यताएं रही हैं। चीजें राह से रिफाइंड होती हैं, डेवलप होती हैं, तो वहां वो आप टिकते नहीं हो। लेकिन आप कुछ टॉयज आपको मिल गए, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह मिल जाता है, सब डरते हैं। उन अस्त्रों के कारण आप सोचते हैं कि दुनिया पर राज करेंगे, और आप हथियार पे हथियार बनाए जा रहे हैं। भारत में फिर से आएंगे कि जो जरूरी है वो लीडरशिप, बजाय यूरोप के चक्कर लगाने के, अमेरिका के चक्कर लगाने के, मास्टर्स के यहाँ जाए। चाहे वो हिमालय हो, अरुणाचला हो, अमरकंटक हो। फ्रीडम का पाठ पढ़े, अवेयरनेस का पाठ सीखे, बजाय कैरेक्टर बिल्डिंग के, और फिर वो आगे प्रोपेगेट करे। सही बात तब निकल के आएगी, अभी तो दूसरों की बात, मन की बात निकल के आ रही है। तो वहां जाके आने की जरूरत है। और अगर पूरी दुनिया में देखें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा, क्योंकि दुनिया में जहां सारी नस्लों के लोग रहते हों या रहे हों, उन्हीं को तो अनुभव होगा। तो आज पूरी दुनिया में 2 देश हैं जिनके पास सारे नस्लों के लोग रहते हैं, एक अमेरिका, एक भारत। अमेरिका इज कैटेगराइज्ड एज ए रेसिस्ट कंट्री। अभी रिसेंट में वहां बैनर्स भी लगाए गए और ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के झगड़े चल रहे हैं। भारत में शांति है। तो भारत को चाहिए कि वो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए कि दुनिया में शांति स्थापित हो, सौहार्द बने। तो जहां हम पूर्व में कहे थे कि अयोध्या में एक रिलीजियस कैपिटल बनाने की जरूरत है, जिससे सारे धर्मों के लोग अपने अपने बेस्ट मानव जाति को दे सके। तब हमारा यह भी कहना था कि वो रेशियल फिनोमेना को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म अलग अलग रेसेस द्वारा आएंगे। तो रेशियल कम रिलीजियस कैपिटल बनाने की जरूरत है, जहां से सबके गुण अच्छे आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक लड़का लड़की मिले और एक वैज्ञानिक था, एक मॉडल थे। तो मॉडल ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं और हमारे बच्चे होंगे, वो कितने अच्छे होंगे, तुम्हारा दिमाग और मेरी सुंदरता। तो जो वैज्ञानिक लड़का था बोले, मुझे डर ये सता रहा है कहीं तुम्हारा दिमाग और मेरी सुंदरता ना आ जाए। इन छोटे छोटे डर से ऊपर उठने की जरूरत है। तब ब्लैक, वाइट, ब्राउन, येलो, पिंकी, टैन, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, बेबी हेयर, रेड हेयर्ड, हेजल आइज, ब्लू आइज,
ब्लैक आइज, ये सब तरह के लोग मिले। आगे आने वाले ज़माने में एक न्यू ह्यूमैनिटी को जन्म दें, बजाय एक दूसरे से लड़े। तैयारी इतनी है, रशिया के टूटने के बाद कुछ जनरल कहते हैं कि यार टूट जाएंगे ना तो हम आलू नहीं बेचेंगे, चाहे दुनिया में युद्ध करके मर जाए। और उसको गेज करने के लिए क्या इफेक्ट होगा, इन्फर्नो जैसी पिक्चर बना रहे हैं जहां 2/3 जनता को खत्म करने की बात है। ये पिक्चरें इसलिए बनाई जाती हैं कि फीडबैक आए, जनता का मूड बने, मूड पता चले। तो 2/3 मतलब 450-500 करोड़ लोगों को मारने की कवायद चल रही है। पहले जो स्टेटलेस टेररिस्ट की एक्टिविटी चलती थी, आजकल तुमने देखा होगा टेररिस्ट कम हो गए, क्योंकि एक देश के डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश में कहते हो यार क्या तुम मच्छरों को मारते रहते हो, वहां देखो पूरा मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे देश को खत्म करने की जरूरत है। और एक दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अब पैसा इकट्ठा करना है क्योंकि हमारे दुश्मन नॉर्थ कोरिया और उनको समर्थन देने वाले राष्ट्र हैं। तो तैयारियां ज्यादा बड़ी चल रही हैं। भारत को लोगों की इच्छा है कि वो इस युद्ध में आए दोनों तरफ से, और ना आए तो इंटरनल वार में टूट जाए, मुस्लिम्स एंड हिंदूज के। सावधानी रखने की जरूरत है कि वो अपने इलाके में इरादे में कामयाब हों ना हो, ये तो अलग बात है। लेकिन जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, टू एनलाइटन द वर्ल्ड, कुछ लोग बोलते भी हैं कि दुनिया का गुरु, तो वैसे काम करने होंगे। तब प्रयोगों की जरूरत है। कुछ प्रयोगशालाओं में होते हैं बंद और कुछ खुली प्रयोगशालाओं में होते हैं। तब खुली प्रयोगशालाओं के प्रयोग ज्यादा जरूरी है और उस पर आचरण, तब जाके ये कवायद आगे बढ़ेगी कि हम दुनिया को बचा सकें। युद्ध के बाद क्या हो, इस बात की भी चिंता जरूरी है। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि युद्ध ना हो। क्योंकि दुनिया में जैसी कवायद चल रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक युद्ध चल रहा है, दूसरे की इकोनॉमी बर्बाद कर दो, दुनिया में करप्शन को लेके आंदोलन कराओ, गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही आंदोलन कराओ, पूरे लैटिन अमेरिका, पूरे अफ्रीका, एशियाटिक कंट्रीज में जो चल रहा है, तो विरोध और गुस्सा बहुत है उन लोगों के प्रति जो अपनी नस्ल को सुपीरियर मान के या नारा दे के बरगला रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि वो समझें, कहीं ऐसा ना हो कि नक्शे से गायब हो जाए, फिर कोई कोलंबस आए और उन्हें खोजे, या 2000 साल तक गायब रहें नक्शे से। क्योंकि जो चल रहा है पूरी दुनिया में नस्ल के नाम पे, वो ज्यादा भयावह है। तो भारत को इसमें आगे आना होगा, करैक्टर बिल्डिंग की बजाय कॉन्शसनेस पर ध्यान देना होगा, चरित्र की जगह चेतना पर ध्यान देना होगा, अवेयरनेस पर ध्यान देना होगा, जागरूकता पर ध्यान देना होगा। एक रोड टाइप एजुकेशन से ऊपर उठ के जो जागृत लोग हैं उनके पास शिक्षा शुरू करनी होगी, लड़कियों की, लड़कों की। जो खाली बैठे हैं वो मेहनत करें, क्योंकि पहले लोग मेहनत करते थे, शरीर को बलशाली रखते थे। आजकल जब से बंदूक आई है,
मच्छर की तरह आदमी और दम दिखाते हैं, उससे ऊपर उठना होगा, तभी जाके हम आगे की ह्यूमैनिटी को कुछ दे पाएंगे। नहीं तो इस नस्ल भेद में, जो ज़्यादा खतरनाक है कहीं भारत की जाति भेद से, उसमें डूब के रह जाएं। तो पहले हमें घर को ठीक करना होगा, फिर आस पड़ोस को, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इन सबको, फिर आगे दुनिया। तो घर को ठीक करने की कवायद ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।